वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन को, जिसमें हमने कंप्लीट किया है रिलीजन के ऑरिजिन की थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ रिलीजन, एज वेल एज व्यूज ऑफ मॉडर्न थ्योरिस्ट और मॉडर्न सोशलॉजिस्ट ऑन रिलीजन, जिसमें हमने कवर किया है डकहाइम को, पार्सन्स को, मार्क्स को, फेमिनिस्ट स्कॉलर को, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट को, एज वेल एज रेशनल चॉइस थ्योरी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, सेकुलराइजेशन। ये जो टॉपिक है ये रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में आता है। तो आपके लिए कीवर्ड है मॉडर्न सोसाइटी। पहले तो इसको समझेंगे और इसको समझेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि सर मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, या जिसको कहा जाता है पोस्ट मॉडर्निटी, एज वेल एज लेट मॉडर्निटी में क्या डिफरेंस है और ये किस टाइम पीरियड में सोचे या समझे जाते हैं। तो इनके टाइम पीरियड देखेंगे, कब स्टार्ट हुई मॉडर्न सोसाइटी, कब स्टार्ट हुई पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, और कब स्टार्ट हुई लेट मॉडर्न सोसाइटी या लेट मॉडर्निटी। मॉडर्न सोसाइटी या इन सभी सोसाइटी को एक कंटेक्स्ट में ही देखा जाता है। वो क्या है, यूरोप में देख रहे हैं, और अगर बात करें इंडिया के केस में या इंडिया में देख रहे हैं, मींस मॉडर्निटी यूरोप में अलग टाइम में आई होगी और इंडिया में अलग टाइम में आई होगी। इसलिए ये जो मॉडर्न सोसाइटी कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, यूरोपियन सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन की हम बात करेंगे। यूरोपियन सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस क्या है वो देखा जाता है इन सभी प्रोसेस में, जैसे रेनेसा, इनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार वन एंड वर्ल्ड वार टू का जो समय है, इन सभी टाइम पीरियड को मिला के कह दिया जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। अब रेनेसा के टाइम पीरियड में आपको जो मॉडर्निटी देखने को मिलती है वो है आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी। एनलाइटनमेंट के टाइम पीरियड में आपको जो मॉडर्निटी देखने को मिलती है वो है इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में आपको जो मॉडर्निटी देखने को मिलती है वो है पॉलिटिकल मॉडर्निटी। पॉलिटिकल मॉडर्निटी का मीनिंग क्या है, आपको आइडिया देखने को मिलता है सेल्फ का, मींस सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो आइडिया है ये आपको पॉलिटिकल मॉडर्निटी में मिलता है, मींस ये जो मॉडर्न आइडिया है सेल्फ का ये आपको पॉलिटिकल मॉडर्निटी में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है इन यूरोपियन सोसाइटी, उसमें आपको मॉडर्निटी देखने को मिलती है क्या, टेक्निकल मॉडर्निटी और इकोनॉमिक मॉडर्निटी। इकोनॉमिक मॉडर्निटी का मीनिंग क्या है, कैपिटलिज्म, कंपनी कल्चर, ये सब जो है ये मॉडर्निटी का थॉट है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी यूरोप में कब देखी जाती है, ये तो आइडियोलॉजिकल या आइडिया के बेसिस पर है। अब देखिए, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू जो टाइम पीरियड था, कहा जाता है ये मॉडर्न सोसाइटी का एंड है, मींस एपिटॉम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कहा गया। उसके बाद हमें क्या हुआ, क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी दिखने लगी। मींस वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में जितनी डेथ्स हुई उतनी डेथ्स कभी नहीं हुई, तो लोगों को मॉडर्निटी से डिसइंचेंटमेंट हो गया और बात होने लगी पोस्ट मॉडर्निटी की। मींस अब मॉडर्निटी के अलावा कुछ बात करेंगे, अब मॉडर्निटी को एडमायर नहीं करेंगे, मॉडर्निटी हमें सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है, अब मॉडर्निटी की वाहवाही नहीं करेंगे। तब आई पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को कुछ स्कॉलर्स ऑनवर्ड्स 1950s देखते हैं, मींस 1950 के बाद का समय इन यूरोपियन सोसाइटी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कहा जाता है। एक स्कॉलर है एंथनी गिडेन, उनकी हमने थ्योरी पढ़ी है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। वो एक टर्म देते हैं लेट मॉडर्निटी, वो एक टर्म है पर्टिकुलरली फॉर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड मींस 1990s ऑनवर्ड जो भी टाइम पीरियड है वो लेट मॉडर्निटी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, और ये एंथनी गिडेन साहब का एक टेक्निकल टर्म है। अब मॉडर्न सोसाइटी इन यूरोप, इसका मीनिंग क्या है, मॉडर्न सोसाइटी का मीनिंग है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो जो सोसाइटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अराउंड बन रही थी उस सोसाइटी को कहा गया मॉडर्न सोसाइटी। तो आपको पता लग रहा है यूरोप में मॉडर्न सोसाइटी कब बन रही होगी, 1750 का जो दशक है उसके अराउंड यूरोप में मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखने को मिल रही है। अगर बात करें मॉडर्न सोसाइटी इंडिया में कब, तो इसको डिबेट
में देखा जाता है मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन की जो डिबेट है उसमें देखा जाता है, ये हम पेपर 2 में देखेंगे। लेकिन एक आइडिया लगाएं टाइम पीरियड का, तो हम लोग कहते हैं इंडिया में मॉडर्निटी आई आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। आल्दो इंडिया में मॉडर्निटी तो तब भी आई थी जब वैदिक कल्चर का अपोजिशन हो रहा था और ब्राह्मणिक रिलीजन से बुद्धिज्म थॉट निकल रहा था, वो भी एक मॉडर्न थॉट था। मींस इंडिया में मॉडर्निटी तो हिस्टोरिकल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी अगर हम मॉडर्न सोसाइटी को देखें या मॉडर्न स्टिल सोसाइटी इन इंडिया देखें तो वो बन पाई आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट इज आसपास 1850 के। तो 1850 ऑनवर्ड्स जो भी टाइम पीरियड है वो हम कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी इन इंडिया। एक ये टेंटेटिव टाइम पीरियड है, कोई एक टू द पॉइंट टाइम पीरियड कहीं किसी स्कॉलर ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में जब भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश होने लगी आप उसको कह सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन इंडिया। तो इंडिया में मॉडर्निटी जो है वो किस रिस्पेक्ट में देखी जाती है? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल क्लास, रेलवेज दिखने लगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी हो रहे थे। तो इंडिया की मॉडर्निटी में ये काम देखने को मिल रहे थे। ये तो बात रही टर्म मॉडर्निटी को क्लियर करने की। अब हम अपने सिलेबस पर चलते हैं। टॉपिक क्या है? रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। तो मैंने आपको मॉडर्न सोसाइटी के बारे में कंप्लीटली बता दिया है। तो हम किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? यूरोपियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है या यूरोपियन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उस सोसाइटी में हम सेकुलराइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपके माइंड में कुछ डाउट होने चाहिए इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। व्हाट इज सेकुलराइजेशन? सेकुलराइजेशन होता क्या है? और मैं अगर आपसे कहूं इसका आंसर बताऊं, सेकुलराइजेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको रिलीजन का इफेक्ट पब्लिक लाइफ से कम होता हुआ दिखेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? रिलीजन डिसअपियर हो रहा है। पहला डाउट, क्या सेकुलराइजेशन की वजह से रिलीजन डिसअपियर हो रहा है? अब आपका दूसरा डाउट क्या होना चाहिए? सर, सेकुलराइजेशन और सेकुलरिज्म में कोई डिफरेंस है क्या? दूसरा डाउट। तीसरा डाउट आपके माइंड में क्या होना चाहिए? सर, सेकुलराइजेशन को मान लें अगर रिलीजन का इफेक्ट पब्लिक लाइफ में कम होना, तो फिर क्यों रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिल रहा है? चौथा डाउट आपके माइंड में क्या होना चाहिए? सर, साइंस का इमरजेंस हो रहा है इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, उसकी वजह से रिलीजन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से सेकुलराइजेशन में क्या इफेक्ट है? ये हम चीजें देखेंगे इस आने वाले लेक्चर में। सेकुलराइजेशन की अगर डेफिनेशन को रीड करें, इसका मीनिंग है डिक्लाइन इन रिलीजियोसिटी एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इज नोन एज सेकुलराइजेशन। डिक्लाइन इन रिलीजियोसिटी। अब देखिए, इस टर्म में ही बहुत प्रॉब्लम है। रिलीजियोसिटी, आपकी धार्मिकता में कमी होना ही सेकुलराइजेशन है। रिलीजियोसिटी को मेजर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। यही एक इस डेफिनेशन की प्रॉब्लम है। जैसे किसी के लिए रिलीजियोसिटी है क्या? अब देखिए, रिलीजियोसिटी के क्या मीनिंग हो सकते हैं? किसी के लिए धार्मिक होना मतलब है 10 घंटे भजन करना, 10 आवर्स ऑफ चैंटिंग, वो अपने आप को रिलीजियस कहता है। दूसरा बंदा क्या है? वो कह रहा है वर्क इज वर्शिप, मेरे लिए तो काम ही धर्म है, काम ही पूजा है, काम ही भगवान है। तो वो कहेगा मैं भी रिलीजियस हूँ, आल दो मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, मैं रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, मैं धर्म कर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिलीजियस हूँ। एक तीसरा पर्सन है, उसके लिए आइडल वर्शिप ही रिलीजन है, तो वो आइडल वर्शिप को ही रिलीजियोसिटी मानता है। अब आप इन तीनों के पास अलग अलग जाएं। आप हैं एक सोशल स्कॉलर, आप गए, आपने कहा क्या आपकी रिलीजियोसिटी में कमी देखने को मिल रही है? तो पहला वाला कहेगा मैं तो 10 घंटे लगातार चैंटिंग करता हूँ, मेरी रिलीजियोसिटी कम नहीं हुई। मान लीजिए दूसरे केस में उसके पास गए, उसने कहा अब मैं 5 घंटे ही चैंटिंग करता हूँ, तो आप कह देंगे चलिए रिलीजियोसिटी कम देखने को मिल रही है। दूसरे के पास गए, उसने कहा मैं पहले 10 घंटे मन से काम करता था, अब तो मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मेरी रिलीजियोसिटी बढ़ रही है। तो इसमें आपने देखा रिलीजियोसिटी बढ़ गई एज पर सेकंड पार्टिसिपेंट, और फर्स्ट पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग रिलीजियोसिटी मान लीजिए डिक्रीज कर गई। थर्ड पार्टिसिपेंट के पास गए, उसने कहा मेरे लिए रिलीजियोसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी, मैं 5 घंटे पहले आइडल वर्शिप करता था, आज भी आइडल वर्शिप कर रहा हूँ। तो इन तीनों पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करते वक्त आपको पता लगा कि रिलीजियोसिटी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है।
तो जो भी डेटा मिलेगा वो क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा, मीन्स उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। इसलिए अगर डेफिनेशन में लिखा है डिक्लाइन इन रिलीजियसिटी एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इज नॉन एज सेकुलराइजेशन, मीन्स सेकुलराइजेशन को डिफाइन कर पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए सेकुलराइजेशन कुछ अलग है, इसके लिए सेकुलराइजेशन कुछ अलग है, और इसके लिए सेकुलराइजेशन कुछ अलग है। तो ये है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इन सोशियोलॉजी। तो ये तो प्रॉब्लम हुई इस डेफिनेशन में, लेकिन हम लोग इसी से काम चलाएंगे। It is a process, not a goal, hence starting point can be identified, but it is difficult to identify end point. अब मैंने आपको इसमें बताया था कि ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस है, आपको पता है प्रोसेस दो पॉइंट के बीच होती है। तो कभी कभार जब दोनों पॉइंट पता होते हैं तब भी कह दिया जाता है प्रोसेस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट चलिए पता भी है, लेकिन एंड पॉइंट कुछ भी नहीं हो सकता। मीन्स लोग डिक्लाइन जब तक देखते जाएंगे अपनी रिलीजियोसिटी में, सोसाइटी सेकुलर होती जाएगी। तो सेकुलराइजेशन एक प्रोसेस है, इसलिए इसका एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो हम ये नहीं कह सकते इस डेट को ये सोसाइटी 100% सेकुलर हो गई, सेकुलाइज्ड हो गई, अब यहाँ पे सेकुलाइजेशन प्रोसेस बंद हो गई। मीन्स सेकुलाइजेशन ऐसा प्रोसेस कभी एंड नहीं होगी। ब्रायन विल्सन इन हिज बुक रिलीजन इन सेकुलर सोसाइटी in 1996, सेकुलराइजेशन refers to the social process। तो विल्सन साहब भी क्या कह रहे हैं, इसको सोशल प्रोसेस कह रहे हैं, whereby the religious thinking, religious belief and practices and religious institution lose their social significance। अब देखिए ये जो वेग डेफिनेशन थी इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर किया किसने, ब्रायन विल्सन ने। इन्होंने कहा सेकुलराइजेशन का मीनिंग ये है, एक ये है सोशल प्रोसेस जिसमें रिलीजियस थिंकिंग, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस का सोशल सिग्निफिकेंस घट रहा है। तो सोशल सिग्निफिकेंस अगर घट रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, क्या इंडिविजुअल लेवल पर भी इसका सिग्निफिकेंस घट रहा है? चलिए सोसाइटी के लेवल पर तो रिलीजन का इफेक्ट कम हो रहा है, आपने देखा रिलीजियस थिंकिंग भी कम हो रही है, रिलीजियस बिलीफ भी सोशल सिग्निफिकेंस अब कैरी नहीं करते, और प्रैक्टिसेस भी रिलीजन वाली सोसाइटी में अब नहीं दिख रही हैं एट लार्ज। क्या इंडिविजुअल लेवल पर भी रिलीजन का इफेक्ट कम हो गया है? ये एक डाउट अपने माइंड में आप बना के चलिए, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। It is widely believed that in traditional or pre-industrial society, religion played a central role in the social life of men, but in modern industrial society, religion does not occupy or have the same importance due to the process of secularization। अब देखिए ये सोसाइटी को कैटेगराइज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पहली तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और दूसरी है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन। ये कह रहे हैं पहले की सोसाइटी में रिलीजन एक प्राइम रोल प्ले करता था इन सोशल लाइफ, यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रिलीजन का वो रोल नहीं रहा, किसमें, सोशल लाइफ में। क्या प्राइवेट लाइफ में रोल रहा? ये एक डाउट आपके माइंड में रहेगा। सोशल लाइफ में तो इसका रोल घट गया। सेकुलराइजेशन इज अ प्रोसेस विच हैज अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। अब देखिए विल्सन साहब ये जो घटता हुआ इफेक्ट है ये कब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। तो मैंने आपको मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का टाइम पीरियड क्या बताया था, 19th सेंचुरी या 1800 के आसपास, या यूरोपियन सोसाइटी में अगर बात कहें तो 1750 से लेके 1950 तक की कोई सोसाइटी। ठीक, तो इस सोसाइटी में ये कह रहे हैं रिलीजन का रोल पब्लिक स्फीयर से घट रहा है। मतलब इससे पहले की सोसाइटी में क्या रिलीजन का रोल नहीं घट रहा था? मींस इससे पहले की सोसाइटी में ये नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर क्या कह रहे हैं, सेकुलराइजेशन इज अ प्रोसेस विच हैज अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। ये आज या कल की बात नहीं है, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात नहीं है, ये तो सदियों से चल रहा है। रिलीजन का इफेक्ट पब्लिक लाइफ से बहुत दिनों से घट रहा है, नॉट ओनली इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप। ये एक क्रिटिक है इनकी डेफिनेशन का। The term secularization in its modern connotation is also associated with the process of modernization by some scholars like Auguste Comte, Spencer and Durkheim। तो ये जो पॉजिटिविस्ट स्कॉलर हैं ये कह रहे हैं सेकुलराइजेशन का मीनिंग रिलीजन से ही एसोसिएट मत करिए, आप इसको साइंस से भी एसोसिएट करिए, क्योंकि ये पॉजिटिविस्ट स्कॉलर हैं सभी। तो ये कह रहे हैं सेकुलराइजेशन का मीनिंग एक और है, वो क्या है, रिलीजन का पब्लिक स्फीयर से कम हो जाना तो है ही है। चलिए रिलीजन तो पब्लिक स्फीयर से कम हो गया,
साइंस का रोल बढ़ गया। अगर रिलीजन पब्लिक स्पेयर से गायब हुई है तो कुछ ना कुछ तो उसकी जगह उस वैक्यूम को फिल किया होगा। वो वैक्यूम को फिल किया है किसने? साइंस ने। अकॉर्डिंग टू ब्रायन विल्सन, द राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी हैज बीन accompanied बाय सेकुलराइजेशन। तो ब्रायन विल्सन भी कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी जो बनी, तो मॉडर्न सोसाइटी का यहाँ मीनिंग क्या है? साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो साथ साथ चल रही है किसके साथ? सेकुलराइजेशन के साथ साथ ही मॉडर्न सोसाइटी भी चल रही है। मींस साइंस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इन पब्लिक लाइफ और रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है इन पब्लिक लाइफ और इन सोशल लाइफ। Some scholars associate secularization with increasing tolerance and plurality. कुछ स्कॉलर सेकुलराइजेशन को क्या कहते हैं? रिलीजियस टॉलरेंस का बढ़ जाना ही सेकुलराइजेशन होता है। तो ये फीचर्स अब बताने लगे हैं किसके? सेकुलराइजेशन के। तो एक रिलीजियस टॉलरेंस वाली सोसाइटी को आप सेकुलराइज सोसाइटी कह सकते हैं। तो एक फीचर तो ये हो गया। दूसरा, रिलीजियस प्लूरलिज्म भी देखने को मिलेगा इन आ सेकुलर और सेकुलराइज सोसाइटी। तो कुछ फीचर्स हैं उस सोसाइटी में जहां सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस दिख रही है, वहां पर आपको इंक्रीजिंग रिलीजियस टॉलरेंस दिखेगा और रिलीजियस प्लूरलिटी भी दिखेगी। तो ये देखिए, टॉलरेंस और प्लूरलिटी क्यों साथ में चल रही है? आपको पता लग रहा है कि अगर रिलीजन को हम एक साथ झेल रहे हैं, वेस्टर्न कनोटेशन में या वेस्टर्न सेंस में इसको नेगेटिव कनोटेशन में देखा जाता है। किसको? टॉलरेंस शब्द को। इसको वेस्टर्न सेंस में क्या देखा जाता है? झेलना। जबकि इंडियन सेंस में इसको झेलना नहीं कहा जाता, इसको को एग्जिस्टेंस के साथ देखा जाता है कि आप हमारे साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो अगर इंडियन सेंस में देखें तो को एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन रिलीजन एंड रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी एक साथ ही चलती हैं। अब देखिए, पोस्ट मॉडर्निस्ट कंसीडर्स दैट सेकुलराइजेशन वाज प्रेजेंट ओनली इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी व्हाइल देयर इज रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी मॉडर्निस्ट सोसाइटी में तो सेकुलराइजेशन चलिए देखने को मिल रहा है, मीन्स रिलीजन का इफेक्ट आपको पब्लिक लाइफ में कम होता दिख रहा है, मॉडर्न सोसाइटी में दिख रहा है। मीन्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का लास्ट टाइम पीरियड क्या बता रहे हैं वो? 1950 आते आते या 1950s आते आते एज पर पोस्ट मॉडर्निस्ट रिलीजन का पब्लिक लाइफ में इन्फ्लुएंस कम होता हुआ दिखा। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कह रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिल रहा है? रिलीजियस रिवाइवलिज्म। मीन्स रिलीजन दोबारा से जिंदा हो रहा है। तो एज पर पोस्ट मॉडर्निस्ट, अगर हम इसको, अब आप इस कर्व को देखिए, इसमें देखिए टाइम पीरियड पर इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन देखिए, या इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन पब्लिक स्फीयर लिख लीजिए इसको, पब्लिक स्फीयर। तो यहां पर आपको दिखेगा एज पर पोस्ट मॉडर्निस्ट इन यूरोपियन सोसाइटी इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इज डिक्रीजिंग एंड दिस प्रोसेस is known as secularization, but after 1950s the importance of religion is increasing and this process is known as religious revivalism। तो ये जो व्यू है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट का व्यू है और इस ग्राफ को आप अपने आंसर्स में बना सकते हैं। कासानोवा's बुक पब्लिक रिलीजन्स इन मॉडर्न वर्ल्ड इन 1994। अब ये बता रहे हैं टाइप्स ऑफ सेकुलराइजेशन। ये थोड़ा और इन डिटेल सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। सेकुलराइजेशन एज डिफरेंशिएशन, ये सेकुलराइजेशन को डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। अब मैं इसको बताऊंगा क्या होता है डिफरेंशिएशन। व्हेन नॉन रिलीजियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ बिकम सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। अब देखिए, आप मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले चलिए और यूरोपियन सोसाइटी में ही चलिए, तो आप देखेंगे रिलीजन अकेले रिलीजियस स्फीयर में नहीं था, रिलीजन आपके इकोनॉमिक स्फीयर में भी था, रिलीजन आपके पॉलिटिकल स्फीयर में भी था, रिलीजन आपकी फैमिली में भी था। तो रिलीजन हर जगह था, क्योंकि उस समय स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं दिख रहा था। इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, वहां पर काम अलग अलग तरीके से नहीं किए जा रहे थे अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जैसे बहुत सारे काम फैमिली और रिलीजन के कॉमन होते थे, बहुत सारे काम
इकोनॉमी और रिलीजन के कॉमन होते थे, जैसे कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया। ये इससे आपको क्या पता लग रहा है, रिलीजन और इकोनॉमी आपस में एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आते आते बहुत सारे फंक्शंस के लिए सेपरेट स्ट्रक्चर बन गए, तो सोशल स्ट्रक्चर्स बढ़ गए और उनके काम भी अलग अलग हो गए। मीन्स अब रिलीजन के पास बहुत सारे काम करने के लिए नहीं थे, क्योंकि उन सभी कामों को करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन गए थे। इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। तो सेकुलराइजेशन का मीनिंग क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन से भी आप सेकुलराइजेशन को समझ सकते हैं। मीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर ने अब अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया था। फैमिली के काम अलग हो गए थे, एजुकेशन सिस्टम अब रिलीजियस वैल्यूज से गाइड नहीं हो रहा था। तो ये सब बातें थी स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। सेकुलराइजेशन एज डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस बिलीफ। चलिए, काम तो रिलीजन से छीन लिए गए, और क्या हुआ, रिलीजियस बिलीफ में भी डिक्लाइन हुआ। टेक्स प्लेस व्हेन फ्यूअर इंडिविजुअल्स टेक पार्ट इन रिलीजियस एक्टिविटी और होल्ड रिलीजियस बिलीफ। कासानोवा साहब कह रहे हैं जब रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट लेना लोग कम कर दें तो आप समझ जाइए सेकुलराइजेशन चल रहा है। लेकिन इसका एक क्रिटिक है, इस पॉइंट का एक क्रिटिक है। क्रिटिक क्या है, मान लीजिए मैं रिलीजियस गैदरिंग में, पहला क्रिटिक क्या है, मैं रिलीजियस गैदरिंग में तो नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब रिलीजियस नहीं हूं। इसका मतलब क्या है, मैं अब घर पर ही पूजा कर रहा हूं। ये भी तो हो सकता है, मैं घर पर ही जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है उनको फॉलो कर रहा हूं। तो आप ये डिड्यूस नहीं कर सकते हैं, अगर कोई बंदा चर्च में नहीं जा रहा है तो वो रिलीजियस नहीं रहा, क्या पता वो घर पर ही उससे ज़्यादा रिलीजियस वैल्यूज फॉलो कर रहा हो। पहला तो ये क्रिटिक हो गया। दूसरा क्रिटिक क्या है, सभी लोग जो चर्च में जाते हैं क्या वो रिलीजियस होते हैं। कुछ लोग चर्च में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनके पॉलिटिकल मोटिव फुलफिल हो रहे हैं। तो दोनों क्रिटिक हैं इस बात के। तो आप कोई चीज़ ऐसे डिड्यूस नहीं कर सकते इस पॉइंट से कि आप अगर वहाँ जाना कम हो गए तो आपकी रिलीजियस वैल्यूज कम हो गई। सेकुलराइजेशन एज प्राइवेटाइजेशन। Religion stops playing any part in public life, does not even try to influence how politicians make decisions or individuals in society choose to live their lives. तो ये कह रहे हैं अब रिलीजन प्राइवेट अफेयर में हो गया है। तो सेकुलराइजेशन के ये तीन फीचर्स देख रहे हैं, कह रहे हैं रिलीजन प्राइवेट अफेयर में चला गया, लोग अब रिलीजियस सेरेमनी और रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर रिलीजियस बिलीफ उनके कम है। और स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, मींस अब रिलीजन का काम रिलीजन कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम का काम एजुकेशन कर रही है, एजुकेशन का काम एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा हो रहा है। सबके काम अलग अलग हो गए हैं। तो जो सब सिस्टम थ्योरी है पार्सन्स की, वो आप कोरिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक से। लेकिन जो क्रिटिक है वो मैंने आपको यहीं पर बता दिया। अब देखते हैं फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ सेकुलराइजेशन। क्योंकि सेकुलराइजेशन एक प्रोसेस है, तो एक सोसाइटी में अगर सेकुलराइजेशन एक प्रोसेस है तो वो कैसे दिखेगी। तो पहला क्या है, रिड्यूस्ड पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशनल रिलीजन। तो मैंने इसका क्रिटिक भी आपको बता दिया। पार्टिसिपेशन होने से ये नहीं हो जाता कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिलीजियस हैं। दूसरी चीज, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलीजियस नहीं रहे। क्या पता आप घर पर ही रिलीजियस बिलीफ में बिलीव कर रहे हो, आप रिलीजियस चैंटिंग कर रहे हो घर पर ही रुककर, आप रिलीजियस डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहे हो उससे ज़्यादा जितना कि आप एक चर्च में कर रहे थे। तो चर्च, मॉस्क एंड अदर रिलीजन गैदरिंग में अगर पार्टिसिपेशन कम है तो इसका मतलब यह है कि आपकी सोसाइटी में सेकुलराइजेशन जैसा प्रोसेस चल रहा है। डिसएंगेजमेंट ऑफ रिलीजन फ्रॉम एवरीडे लाइफ। अब रिलीजन का इफेक्ट एवरीडे लाइफ से कम हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, पहले एवरीडे लाइफ में क्या था, एजुकेशन सिस्टम, कास्ट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सभी एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं। इन सभी सिस्टम्स या सब सिस्टम्स से रिलीजन का इफेक्ट कम हो गया है। तो इसका मीनिंग क्या है, रिलीजन सोसाइटल लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस कम करता जा रहा है। मींस रिलीजन की पावर कम हो रही है एट सोसाइटल लेवल। और क्या है, सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल थ्रू लार्ज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड नॉट थ्रू रिलीजन। अब देखिए, पहले सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल कैसे हो रहा था, रिलीजन के द्वारा। जैसे अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे जो सोशल नॉर्म्स बनाए गए और सोशल पैटर्न्स बनाए गए, वो किस पर प्रमाइज थे, वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन पर प्रमाइज थे। क्योंकि उस समय लॉ बहुत क्लियर नहीं होते थे,
जो अपनी जनता थी वो कम पढ़ी लिखी होती थी, इलिटरेट थी, तो उसको लॉ समझाना बहुत डिफिकल्ट होता था। उस समय रिलीजियस डॉक्ट्रिन ही सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन कर रही थी। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आते आते क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी नामक एक संस्था बनी और उसने स्ट्रक्चर बनाया। अब आप जाइए, ब्यूरोक्रेसी ही सब जगह आपको दिखेगी। और वेबर कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो होगी जो ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी होगी। मींस ब्यूरोक्रेसी ने बहुत सारे काम छीन लिए किससे, रिलीजन से। तो ब्यूरोक्रेसी का आना ही एक एट्रीब्यूट है, फीचर है किसका, सेकुलराइजेशन का। और क्या एट्रीब्यूट या फीचर्स हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। अगर आपकी सोसाइटी में बहुत सारे धर्म एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और झगड़े भी बहुत कम हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी सेकुलराइजेशन प्रोसेस में है। रिलीजियस सोसाइटीज आर मोनोथिस्टिक इन नेचर। जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो कैसी थी, मोनोथिस्टिक। इसका मीनिंग क्या है, वहां पर एक ही भगवान को टॉलरेट किया जाता था। आप दूसरे रिलीजियस बिलीफ को वहां पर टॉलरेट नहीं किया जाता था। उनके लिए उनका भगवान ही सुप्रीम होता था और वो दूसरे एग्जिस्टेंस को डिनाई करते थे। तो इसलिए मोनोथिस्टिक रिलीजन होता था उन सोसाइटीज में जो सेकुलराइजेशन प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही थी। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आते आते मोनोथिस्टिक जो नेचर था वो क्या हो गया, कंपटीशन एमॉन्ग वेरियस रिलीजन हैव रिड्यूस्ड द पावर ऑफ रिलीजन। लेकिन अब मैंने आपको पहले एक थ्योरी पढ़ाई थी, रेशनल चॉइस थ्योरी ऑफ रिलीजन। वहां पर रिलीजन अब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर जैसे हो गया है। तो अब बहुत सारे रिलीजन अपनी दुकानें खोल के बैठ गए हैं, बहुत सारे सेक्ट्स और कल्ट्स भी राइज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बन रही है, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है लोगों में, तो लोग अब रिलीजन से सर्विस लेना चाह रहे हैं। अब रिलीजन को वो डॉक्ट्रिन के आधार पर नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं रिलीजन हमें क्या दे पा रहा है। मीन्स रेशनल तरीके से प्रोज एंड कॉन्स के आधार पर, बेनिफिट्स के आधार पर रिलीजन को देख रहे हैं। इसलिए आपको रिलीजियस प्लूरलिज्म भी दिखेगा इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और रिलीजियस प्लूरलिज्म का होना ही एक फीचर है सेकुलराइजेशन इन योर सोसाइटी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैव बिकम अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। आप चैंटिंग करें, रिचुअल्स फॉलो करें, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर ऐसा है, मीन्स आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये कन्वीनियंस के बेसिस पर है, तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी में सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस हो रही है। मेनी सेक्ट्स एंड कल्ट्स रनिंग पैरेलल विद द डोमिनेंट रिलीजन आल्सो वीकन्स फेथ इन द कोर फिलोसफी। इसका मीनिंग क्या है, रिलीजियस प्लूरलिज्म है तो आपको क्या क्या दिखा, ये तो चीजें दिखी, साथ में आपको बहुत सारे सेक्ट्स और कल्ट्स भी दिखे जो रेशनल चॉइस थ्योरी में मैंने आपको बताया वो। और बहुत सारे जब सेक्ट्स और कल्ट्स आ जाते हैं तो जो एक कोर फिलोसफी है, कोर रिलीजन है, उसमें भी लोगों का विश्वास कम होने लगता है, जिससे रिलीजन का इफेक्ट, जो डोमिनेंट रिलीजन है उस सोसाइटी में, उसका भी इफेक्ट पब्लिक लाइफ में कम होने लगता है, उसकी भी पावर कम होने लगती है इन पब्लिक लाइफ। सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या है, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो खुद में सेकुलराइज हो रहे हैं। मींस वो भी ब्यूरोक्रेटिक होते जा रहे हैं, वो भी रेशनल होते जा रहे हैं, वो भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। जैसे आप पहले प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चलिए, वहां पर टेम्पल में आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं दिखेगी, वहां पर कोई बाबू नहीं होते थे जो पर्ची काटते थे। लेकिन आज की जो टेम्पल्स हैं वहां पर बोर्ड बने हुए हैं। तो बोर्ड क्यों बने हुए हैं, बोर्ड एक बता रहे हैं कि टेम्पल्स भी आजकल लॉज पर आधारित हो गए हैं, वो रन कर रहे हैं लॉज के बेसिस पर, जो भी मॉडर्न लॉज हैं। तो आप देख रहे हैं सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन इटसेल्फ, सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन इटसेल्फ। तो दोनों एंटीथेटिकल वर्ड्स हैं, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारी टेंपल के बोर्ड देखे आपने, वक्फ बोर्ड बन गया, हिंदू टेंपल मैनेजमेंट लॉ है, एंटी कन्वर्जन लॉज हैं। तो रिलीजन को भी अब कौन गाइड कर रहा है, लॉज। तो इवन रिलीजन भी ब्यूरोक्रेटिक बन रहा है क्योंकि वो गाइड हो रहा है लॉज से इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। और ये भी एक फीचर है या एट्रीब्यूट है किसका, ए प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन। और क्या है, ये तो हमने पब्लिक स्फीयर में देख लिया। अब आम आदमी एक उस सोसाइटी में कैसा होगा जहां पर सेकुलराइजेशन देखने को मिल रहा है, ये यहां से पता लगेगा। ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म, जब इंडिविजुअलिज्म नहीं है तो मतलब क्या है, कलेक्टिविज्म है। जब कलेक्टिविज्म कम होने लगे, मींस आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी पर लोग ज्यादा फोकस ना करें, आपकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उस पर ज्यादा फोकस करें, तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी सेकुलर हो रही है, या आपकी सोसाइटी में सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस देखा जा रहा है। इसका एग्जांपल इंडियन सोसाइटी से देखते हैं। कलेक्टिविज्म के कुछ एग्जांपल बताइए, कलेक्टिविज्म जहां देखने को मिलता है।
जब आपको पहचाना जाए आपकी कास्ट से, जब आपको पहचाना जाए आपके रिलीजन से, जब आपको पहचाना जाए आपकी किनशिप से। तो ये जो फीचर्स हैं आपकी पहचान के, ये कैसे हैं? कलेक्टिव लेवल पर हैं। तो जब सोसाइटी इनको पहचाने तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी में अभी इंडिविजुअलिज्म पर फोकस कम है। लेकिन अगर वही सोसाइटी में आप अगर पहचाने जा रहे हैं अपने वर्क से, मेरिटोक्रेसी से, सेकुलर आइडेंटिटी से, मींस आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, इन सब चीज़ों से अगर आपकी पहचान होने लगे तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। मींस आप अब अपनी बात उस सोसाइटी में रख सकते हैं, आपके सोशल ग्रुप से आपको अटैच नहीं किया जा रहा। अब सोसाइटी में कलेक्टिविज्म वाली बात रिड्यूस हो रही है। तो इसका मीनिंग है इंडिविजुअलिज्म अगर नहीं है तो कलेक्टिविज्म है, और कलेक्टिविज्म जब कम हो रहा है तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। और ये एक फीचर है किसका? सेकुलराइजेशन जिस सोसाइटी में है उसका। रिलीजन इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ कलेक्टिव वर्शिप। अब क्योंकि इंडिविजुअलिज्म राइज कर रहा है, अब एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से सोच सकता है, वो रिलीजन में भी अपना दिमाग लगा सकता है, रीजनल थॉट लगा सकता है, और वो नहीं जाएगा कलेक्टिव वर्शिप के लिए। मींस वो अपने घर पर ही पूजा कर सकता है, घर पर ही रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को फॉलो कर सकता है। इंडिविजुअल टुडे वर्क आउट देयर ओन पाथ टू सल्वेशन। अब आपके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है शायद वो उसको डिनाई कर दे और अपने पाथ टू साल्वेशन मीन्स मोक्ष का अपना रास्ता खुद बनाए और कह दे वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, और इसी से मिलेगा मुझे सैल्वेशन। जो प्रोटेस्टेंट आइडिया है वो भी एक ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म को दिखा रहा है। तो ये सभी फीचर्स हो गए किसके? उस सोसाइटी के जहां पर सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस दिख रहा है। अब एक की टर्म है डीसेक्रिलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है? आप डरखाइम के पास चलिए। सबसे पहले डरखाइम क्या कह रहे हैं? सैक्रेड सिंबल। तो सैक्रेड वो किसको देख रहे हैं? सैक्रेड और प्रोफेन किस में देख रहे हैं? टोटेम में। तो सैक्रेड को ही वो गॉड बता देते हैं, सैक्रेड को ही वो गॉड बता रहे हैं, उसी को वो रिलीजन बताते हैं। आल्दो वो उसको सोसाइटी वर्शिप के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आप समझिए सैक्रेड को वो रिलीजन से एसोसिएट करते हैं। अब मतलब डीसेक्युलराइजेशन का मीनिंग ये है कि अब सैक्रेड का इतना लोड नहीं होगा, मीन्स गॉड का इतना लोड होगा नहीं। सैक्रेड हैज नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। अब ये जो सैक्रेड वाली बात है अब मॉडर्न सोसाइटी में नहीं होगी। डरखाइम साहब अगर देखे हैं, उन्होंने प्रिमिटिव सोसाइटी में देखा और उनका ट्राइब में, इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सैक्रेड वैक्रेड नहीं चलेगा, सैक्रेड प्रोफेन वाला डिस्टिंक्शन नहीं है। मैन एक्ट लेस एंड लेस इन रिस्पॉन्स टू रिलीजियस मोटिवेशन। अब मैन में वो मोटिवेशन नहीं रहा रिलीजियस, इसीलिए वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है। और इस प्रोसेस को अगर टेक्निकल नेम दें वो कहा गया डीसेक्रिलाइजेशन। मीन्स अब लोग सैक्रेड और प्रोफेन में अपनी लाइफ को नहीं बांटना चाहते और लोग रिलीजन से हटने लगे हैं। ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रेस्ट्रिक्टेड द स्पेस ऑफ सैक्रेड। अब ऐसा क्यों है जो रिलीजन का इफेक्ट कम हो रहा है? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफेक्ट बढ़ रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर बढ़ रहा है, इसीलिए रिलीजन का इन्फ्लुएंस इन पब्लिक लाइफ कम हो रहा है, इसीलिए सोसाइटी में सेकुलराइजेशन देखने को मिल रहा है। पीपल आर मोर गाइडेड बाई रेशनल आइडियोलॉजी। तो पीपल रेशनल आइडियोलॉजी से गाइडेड हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं। अगर रेशनल आइडियोलॉजी से गाइडेड हैं तो इससे पहले किस आइडियोलॉजी से गाइडेड थे? इससे पहले वो इमोशनल थे, इमोशनल एक्शन ले लेते थे। रेशनल से हैं तो इनमें क्या नहीं देखने को मिल रहा है? मिस्टिसिज्म वाली बात नहीं मिल रही है, मीन्स जादू टोने पे अब विश्वास नहीं है। जबकि इमोशनल सोसाइटी में मिस्टिसिज्म पर विश्वास होता था। तो वेबर साहब इसको कह रहे हैं इंचेंटेड सोसाइटी। लोग जादू टोने पर विश्वास कर रहे हैं, इसको ये कहते हैं इंचेंटेड सोसाइटी। तो जब आप इमोशनल तरीके से सोचते हैं तो आप ये सब रिलीजन पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप रेशनल तरीके से सोचते हैं तो आप किस पर भरोसा करते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, आप अपने अगर आपको कोई बीमारी है तो आप किसके पास जाएंगे? धर्म के पास नहीं जाएंगे, जादू टोने के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास। और रेशनल का मीनिंग क्या है? आप प्रोज एंड कॉन्स के आधार पर ही अपने डिसीजन लेते हैं, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। यह है रेशनल एक्शन। अब इमोशनल या इरेशनल एक्शन कहां देखने को मिलता है? अब एग्जांपल देखते हैं। स्मॉल पॉक्स या डिजीज एंड ड्यू टू इरेशनल थॉट प्रोसेस
पीपल यूज टू वर्शिप गॉडेस इन इंडिया। तो इरेशनल थॉट प्रोसेस की वजह से अगर स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज होती है इंडिया में, तो लोग उसको रिलीजन से एसोसिएट कर लेते हैं और दवाइयां नहीं खाते हैं। तो ये जो उनका एक्शन है वो इरेशनल एक्शन है, और ऐसे एक्शन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नहीं चलेंगे। और जब इस टाइप के एक्शन होना बंद हो जाएं, जब आपको स्मॉल पॉक्स की डिजीज हो और आप डॉक्टर के पास जाएं, आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी में क्या देखने को मिल रहा है, सेकुलराइजेशन। यही है डीसेक्युलराइजेशन। अब समाज में बहुत ज़्यादा सेक्रेड वाली बातें नहीं है, रिलीजन वाली बातें नहीं है। वेरियस रीजन्स एंड एविडेंसेस फॉर सेकुलराइजेशंस, वही बात, स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड रेशनैलिटी, ये कह रहे हैं वेबर। तो वेबर कह रहे हैं अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट और रेशनैलिटी आपकी सोसाइटी में दिख रही है तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी में क्या देखने को मिल रहा है, सेकुलराइजेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना विद एम्पेरिकल एविडेंस, अब बातें एविडेंस के आधार पर होंगी, ना कि जो मन आया वो कह दिया। लेड टू एक्सपेक्टेंस ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एज कंपेयर टू द थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब ये मनगढ़ंत बातें, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अब हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने लगा है। एग्जाम्पल, अकरेंस ऑफ रेन एंड वेदर फोरकास्ट थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अब देखिए, वेदर फोरकास्ट के लिए अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रडार हैं, सैटेलाइट्स हैं। तो अब क्या नहीं है, अब हम रिलीजन में विश्वास नहीं करते, अब हम रेनफॉल के लिए शायद गॉड की तरफ उतना ना देखते हो, तो अब इंद्र देवता पर उतना विश्वास नहीं है अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें। ऐसे ही अगर कुछ देवता जो होंगे जो वेस्टर्न सोसाइटी में भी पूजे जाते होंगे, किस लिए, फॉर रेनफॉल, अब उनका लोड या पावर कम हो रही है सोसाइटी में। तो यही है एक सेकुलराइजेशन वाली सोसाइटी का एग्जाम्पल। Earlier, when science was not developed, then in that case, religious explanations were quite prevalent for various social events. अब समझिए, वेबर साहब कह रहे हैं अगर साइंस नहीं थी पहले, तो चलिए रिलीजन से आपने कुछ पूछ लिया और रिलीजन ने आपको कुछ भी बता दिया और आपने कुछ भी समझ लिया, लेकिन अब तो साइंस है, एक्सपेरिमेंट्स करिए और उससे आंसर लीजिए। इसलिए अगर साइंस का इफेक्ट बढ़ेगा तो अपने आप रिलीजन का इफेक्ट कम हो जाएगा और वो सोसाइटी में सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। एज पर अगस्त कॉम्ट, सोसाइटी पास थ्रू 3 स्टेजेस। तो ये कौन है आपको पता है, ये पॉजिटिविस्ट हैं। तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैसा बोल रहे हैं, साइंटिफिक सोसाइटी बोल रहे हैं या पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी बोल रहे हैं। तो अगर साइंस है तो क्या नहीं है, रिलीजन। ये कौन कह रहा है, अगस्त कॉम्ट। थियोलॉजिकल स्टेज इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये कह रहे हैं जो थियोलॉजी वाली बातें हैं ये पुरानी सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी में देखने को सुनने को मिलती थी। उसके बाद कौन सी सोसाइटी आई, मेटाफिजिकल सोसाइटी आई। वहां पर किसका बोलबाला हुआ, फिलॉसफी का। तो फिलॉसफी का यहाँ पर लोड रहा समाज में, सोसाइटी लोड लेती थी फिलॉसफी की, लेकिन कुछ दिनों बाद समाज ने लोड किसका लिया, साइंस का। तो वो सोसाइटी है पॉजिटिविस्टिक और साइंटिफिक स्टेज इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पर हर मर्ज की एक दवा है, वो क्या है, साइंस। उस सोसाइटी में जो रिलीजन है वो क्या है, एग्नोस्टिसिज्म वुड बी द रिलीजन इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पर एग्नोस्टिसिज्म का मीनिंग आप समझिए, क्वेश्चनिंग। यहाँ पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं गॉड के होने या ना होने पे। ये एथिस्ट भी नहीं है, मीन्स ये गॉड के एग्जिस्टेंस को मान भी नहीं रहे हैं, हाँ भी नहीं कहते हैं, ना भी नहीं कहते हैं। ये कहते हैं हम रीजनिंग करेंगे और इसको पता लगाएंगे ये गॉड है कि नहीं है। तो ये रिलीजन बता रहे हैं कौन, अगस्त कॉम्ट, इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो देखिए कैसे अगर आपकी सोसाइटी में इस टाइप के लोग दिख जाएं जो रिलीजन के एग्जिस्टेंस पे रिसर्च करें, तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी कैसी हो रही है, या आपकी सोसाइटी में क्या देखने को मिल रहा है, सेकुलराइजेशन। तो हम सभी फीचर्स पढ़ रहे हैं सेकुलराइजेशन वाली सोसाइटी के। एज पर वेबर, जेडबैक रैशनल एक्शन इज बिकमिंग द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन एंड देयर इज आल्सो इंक्रीज इन ब्यूरोक्रेटाइजेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो वही बात जो हमने अभी पहले बताया था कि अब सभी जो सोशल स्ट्रक्चर हैं उनका क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है। तो आपकी सोसाइटी में जब बहुत ज़्यादा बाबू दिखने लगे, बहुत ज़्यादा रेशनैलिटी की बातें होने लगे, सब कागज पे काम होगा, बहुत ज़्यादा लॉ की बातें होने लगें, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फॉलो हो, मेथड्स फॉलो हो, तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी अब सेकुलराइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है। पीपल आर बिकमिंग रेशनल इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस, दैट इज रेशनलाइजेशन। As per Weber, as rationality and scientific thoughts increases, secularism increases and space of religion will decrease.
अगस्टकॉम के अकॉर्डिंग आपको एंटीथेटिकल रिलेशन देखने को मिलेगा किसमें, रिलीजन एंड साइंस में। तो रिलीजन और साइंस में एंटीथेटिकल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ थॉट है वेबर का भी। वेबर आल्सो सजेस्ट दैट द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैज सीन इंक्रीजिंग डिसएंचेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो डिसएंचेंटमेंट का मीनिंग क्या है, अब कोई जादू टोने मिस्टिसिज्म पर विश्वास नहीं करता है। तो डिसइंचेंटेड सोसाइटी एज पर वेबर क्या है, जहां पर मिस्टिसिज्म का इन्फ्लुएंस कम रहे, मींस रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो जाए। तो इसको ये टेक्निकल वर्ड क्या दे रहे हैं, डिसइंचेंटमेंट। अब लोग रिलीजन से उतना इंचेंटेड नहीं है, डिसइंचेंटेड हो चुके हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि अब दौर है ब्यूरोक्रेसी का, अब दौर है रेशनल सोशल एक्शन का, ना कि इमोशनल सोशल एक्शन का। एज पर मार्क्स मॉडर्न सोसाइटी इज क्लास बेस्ड सोसाइटी। तो मार्क्स की वही कहानी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सबको इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक व्यू से देखेंगे। हेंस रिलीजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेटस क्वो। तो रिलीजन स्टेटस क्वो को मेंटेन करने में लगा हुआ है। तो स्टेटस क्वो का मीनिंग क्या है, रूल ऑफ हैव्स को ये लेजिटिमाइट कर रहा है, रूल ऑफ हैव्स को ये लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है। कौन, रिलीजन। मीन्स ये एक टूल है हैव्स का। But in communist society, there would not be any religion, as there would not be any class-based exploitation and no need to justify through religious doctrines. तो अगर मार्क्स एक सोसाइटी देख रहे हैं जिसमें सेकुलराइजेशन देखने को मिल रहा है, वो कौन सी सोसाइटी होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो एज पर मार्क्स अगर आपको कहीं कम्युनिस्ट सोसाइटी दिख जाए तो आप समझ जाइएगा उस सोसाइटी में सेकुलराइजेशन है, वहां पर रिलीजन अब उतना पावरफुल नहीं है या रिलीजन ना के बराबर है। एज पर प्यू रिसर्च, अब ये कुछ डेटा है, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। इन 2010 देयर वर अबाउट 1.1 बिलियन एथीस्ट। तो अब समझिए 2010 में इतने लोग धर्म पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो ये साइन है किसका, सेकुलराइजेशन का। आप एथीस्ट का नंबर कोट कर दीजिए और बता दीजिए कि सेकुलराइजेशन बढ़ रहा है। एग्नोस्टिक्स एंड पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई विद एनी रिलीजन। गैलप पोल, 21% US citizens identified with no religion in 2021, rising from 1% in 1951. अब देखिए यूएस सोसाइटी में 1951 में 1% लोग ही नो रिलीजन वाली बात कर रहे थे, लेकिन 2021 आते आते 21% लोग हो गए। मींस कोई धर्म ना फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, आपकी सोसाइटी में सेकुलराइजेशन दिख रही है या दिख रहा है। विन गैलप 2012 सर्वे फाउंड दैट इन चाइना 47% पॉपुलेशन वर एथीस्ट। तो आप जानते हैं चाइना में ऑलमोस्ट 50% तो एथीस्ट ही बोलते हैं अपने आप को। तो अगर इतने सारे एथीस्ट हैं तो भी रिलीजन का इन्फ्लुएंस अब धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है। चर्च अटेंडेंस हैज सिग्निफिकेंटली बीन रिड्यूस्ड एंड इट इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। जो बात पहले बताई थी वही है, लेकिन अब हम इसको डेटा के साथ देखेंगे, इसको कोलैबोरेट करेंगे थ्रू डेटा। सेंसस ऑफ रिलीजन इन ब्रिटेन ऑफ 1851, 40% एडल्ट अटेंड चर्च इन, while in 1950 20% adult attend church and 2005 6.3 adult attend church। तो आपने यूएस सोसाइटी में देखा और सेम आपको ट्रेंड यूके सोसाइटी में भी देखने को मिल रहा है। 1851 में 40%, 1950 में 20%, 2005 में 6.3%। तो इस सोसाइटी में भी आपको राइजिंग सेकुलराइजेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं, उसको हमने कोलैबोरेट कर लिया है थ्रू डेटा। Baptism ceremony has also been reduced, as in 1930 it was 90% and 2001 it was reduced to 45%। तो जब आप क्रिश्चियन बनते हैं तो एक सेरेमनी होती है, होली वाटर से एसोसिएटेड होती है और उसमें आपको क्रिश्चियन नाम दिया जाता है, क्रिश्चियन पहचान दी जाती है। उस सेरेमनी में आपको 50% का रिडक्शन देखने को मिल गया है। 1930 में जहां 90% लोग इसको फॉलो कर रहे थे और 2001 आते आते ये 45% फॉलो की जा रही है। एज पर विल हरबर्ग, अमेरिकन चर्चेस आर फुल ऑफ मासेस एज अगेंस्ट यूरोप। इट इज द रिजल्ट ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ चर्च। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया अगर चर्च में अटेंडेंस कम हो जाए तो आप समझ जाइए कि सेकुलराइजेशन प्रोसेस है सोसाइटी में। लेकिन अमेरिका में कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है, वहां पर चर्च में अटेंडेंस राइज होती हुई दिख रही है विजा भी यूरोपियन कंट्रीज। ऐसा क्यों है?
इसका मतलब क्या है कि अमेरिकन सोसाइटी में सेकुलराइजेशन नहीं देखने को मिल रहा है? नहीं, इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पर सेकुलराइजेशन ऑफ चर्च हो गया है। मीन्स चर्च में अब रिलीजियस वैल्यूज नहीं बताई जा रही हैं, वहाँ पर रिलीजियस वैल्यूज पर फोकस नहीं किया जा रहा है, वहाँ सेकुलर वैल्यूज पर फोकस किया जा रहा है। मीन्स वहाँ पर चर्चा की जा रही है नेशन पर, कैरियर पर। इसीलिए बहुत सारे लोग अब रिलीजन को सुनने वहाँ नहीं जाते, अदर देन द रिलीजियस टीचिंग्स, इन बातों को सुनने जा रहे हैं, एग्जाम्पल मोटिवेशनल लेक्चर्स एट्सेट्रा। तो इसलिए सेकुलराइजेशन ऑफ चर्च हो गया। तो चर्च में जाना इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पर सेकुलर वैल्यूज वो सीख रहे हैं, वो तो वहाँ पर चर्च में जाने का मतलब ये नहीं है वो वहाँ पर रिलीजियस वैल्यूज सीख रहे हैं, वो तो वहाँ पर सेकुलर वैल्यूज को सीख रहे हैं। इसलिए अगर हम इसको कंपेयर करेंगे यूरोपियन सोसाइटी से, तो आपको ये ना लग जाए कि यहाँ पर सेकुलराइजेशन देखने को नहीं मिला। नहीं, सेकुलराइजेशन ऑफ चर्च हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैज इटसेल्फ सेकुलराइज्ड एंड हैज चेंज्ड इट्स ऑफरिंग। तो रिलीजन खुद में ही सेकुलराइज हो गया है। मैंने यही आपको लाइन किस में बताई थी? जब ब्यूरोक्रेसी देखने को मिली थी, कहाँ पर? रिलीजन में। लॉ गाइड कर रहे थे किसको? रिलीजन को। तो इसको कहा गया सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन इटसेल्फ इन 1851। अब देखिए, सेकुलरिज्म एक टर्म है, इसको पॉलिटिक्स में बहुत यूज किया जाता है। सेकुलरिज्म ये पावर से एसोसिएटेड टर्म है, पॉलिटिक्स, पावर एंड रिलीजन। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब सेकुलरिज्म टर्म यूज किया जाता है। पॉलिटिक्स का दूसरा मीनिंग होता है पावर, और इस ट्रायंगल में तीसरा टर्म है रिलीजन, और इन तीनों को मिला के एक टर्म है सेकुलरिज्म। अब हम सेकुलराइजेशन पढ़ चुके हैं, अब सेकुलरिज्म पर फोकस करेंगे। तो पेपर 2 में आप चैप्टर देखेंगे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, उसमें एक टॉपिक दिया गया है सेकुलराइजेशन, उसके कंटेक्स्ट में इसको देखेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में सेकुलराइजेशन कैसे है उसको हम थ्रू सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। इन 1851 द टर्म सेकुलरिज्म वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज जैकब होलियक। सेकुलरिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो सेकुलरिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, मीन्स पावर रिलेशन से एसोसिएटेड है, क्योंकि पॉलिटिक्स मीन्स होता है पावर। वाइल सेकुलराइजेशन इज वाइडर प्रोसेस देन सेकुलरिज्म। तो इसका मीनिंग क्या है? सेकुलराइजेशन आपको सोशल अफेयर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब में देखने को मिलेगा, जबकि सेकुलरिज्म बहुत नैरो मीनिंग रखता है और अकेला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। मतलब सेकुलराइजेशन ऐसे है और सेकुलरिज्म इसमें कहीं अंदर ऐसे लाई करता है। सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट फीचर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन। देखिए, इससे आप समझ सकते हैं सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज आल्सो ए प्रूफ ऑफ सेकुलराइजेशन। तो स्टेट और रिलीजन जब अलग अलग हो जाते हैं, मीन्स अब आपके स्टेट को रिलीजन गाइड नहीं करेगा, ऐसी स्टेट को कहा जाता है सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट के दो मीनिंग होते हैं, सेकुलरिज्म के दो मीनिंग हैं। एक तो वेस्टर्न सोसाइटी के कंटेक्स्ट में है या वेस्टर्न नेशन के कंटेक्स्ट में है, और एक इंडिया के कंटेक्स्ट में है। आप पॉलिटी में इसको पढ़े होंगे, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो प्रिंसिपल लगता है वो इक्विडिस्टेंट का है। इक्विडिस्टेंट का मीन्स सरकार या स्टेट हर रिलीजन से बराबर दूरी बना के चलेगी, लेकिन इंडिया में हम लोग धर्म से दूरी नहीं बना सकते, सरकार धर्म से दूरी नहीं बना सकती। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? इक्यू क्लोज का प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। इक्यू क्लोज, सरकार हर धर्म से बराबरी से मिलती है। अगर सरकार, इंडिया की सरकार जो है वो अगर हिंदू धर्म में कोई मेला लगवा रही है तो फिर इस्लामिक मेला भी लगवाएगी। अगर वो कावड़ की यात्रा ऑर्गेनाइज कर रही है तो वो हज यात्रा भी ऑर्गेनाइज करेगी। तो इसका मीनिंग क्या है? सरकार इक्यू क्लोज है। इक्यू क्लोज का यहाँ पर प्रिंसिपल लगता है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या होता है सेकुलरिज्म का? सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज आल्सो ए प्रूफ ऑफ सेकुलराइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ सेकुलरिज्म एज एन आइडियोलॉजी वाज पार्टली एन आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन। तो सेकुलरिज्म को आप ऐसे ही देखिए, सेकुलराइजेशन के अंदर ही देखिए। किसको? सेकुलरिज्म को, क्योंकि ये बस पॉलिटिकल अफेयर्स की बातें हैं सेकुलरिज्म में। मीन्स सेकुलराइजेशन इन पॉलिटिक्स इज नॉन एज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म वाज एन आइडियोलॉजिकल गोल ऑफ द न्यू पॉलिटिकल फिलोसफी एंड मूवमेंट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सेकुलरिज्म का जो आइडिया आया वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मेन आइडिया थे वो क्या थे? सेल्फ। तो यहाँ से एस से मतलब क्या है? सेकुलरिज्म। ई से मतलब क्या है? इक्वालिटी। एल से मतलब क्या है? लिबर्टी। एंड एफ फॉर फ्रेटर्निटी।
तो ये जो सेकुलरिज्म का आइडिया था ये इसीलिए आया क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो भी स्टेट था या जो भी मोनार्क था वो गाइड हो रहा था किससे, रिलीजन से। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया मिडिल क्लास के द्वारा, तो मिडिल क्लास ने ये कह दिया कि अब हमारे देश को, हमारी स्टेट को अब गाइड नहीं करेगा कौन, रिलीजन, अब हमें गाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आइडिया है, तो सेकुलराइजेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स इज नोन एज सेकुलरिज्म। Secularism as an ideological goal was seen as an end to feudal and theological state। तो आपको पता लग रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले आपको कौन सी स्टेट देखने को मिलती थी, फ्यूडल स्टेट देखने को मिलती थी और थियोलॉजिकल स्टेट देखने को मिलती थी। मींस अगर फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो भी किससे गाइडेड होते थे, रिलीजन से, पादरियों से गाइड होते थे। और थियोलॉजिकल स्टेट में तो आप जो भी लॉ थे वो थियोलॉजी से गाइड होते थे। एंड अराइवल ऑफ न्यू पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो स्टेट बना वो कौन सा था, लिबरल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। मींस सेकुलरिज्म अगर है किसी स्टेट में तो वो स्टेट कैसी होगी, लिबरल होगी और डेमोक्रेटिक होगी। मींस डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पर लोगों की चलेगी, आम लोगों की चलेगी, जनता की चलेगी। किसकी नहीं चलेगी, धार्मिक किताबों की उतनी नहीं चलेगी, पादरियों की उतनी नहीं चलेगी। और लिबरलिज्म का मतलब क्या है, हम चेंज को भी बड़े आसानी से एक्नॉलेज करेंगे, हम बहुत फंडामेंटल नहीं होंगे, हम चेंज को भी अपने अंदर जल्दी ले आएंगे। तो फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो किसको दिखा रहा है, सेकुलरिज्म को। इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम मोनार्क्स रूल वाज बेस्ड ऑन डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग्स। मीन्स हम जिस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उससे पहली वाली सोसाइटी में आप देखेंगे जो स्टेट गाइड होता था या स्टेट होता भी था, जैसे उसको कहा जाता था डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। अगर आपके यहाँ राजा है, राजा का शासन है, तो उसको डिवाइन थ्योरी कहा जाता था। मीन्स ये भगवान की इच्छा है, और अगर भगवान की इच्छा है तो फिर वहाँ पर किसका रूल नहीं है, डेमोक्रेटिक रूल नहीं है। मीन्स लोगों की फिर इच्छा नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा है। दस लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस टीचिंग हैड अ प्रोफाउंड रोल इन स्टेट अफेयर्स। तो जो रिलीजियस टीचिंग्स थी उसका स्टेट अफेयर्स पर बहुत इन्फ्लुएंस होता था। तो वहां पर क्या नहीं देखने को मिलता था, सेकुलर स्टेट नहीं देखने को मिलता था। अगर सेकुलर स्टेट नहीं है तो कौन सा स्टेट था उस समय, थियोलॉजिकल स्टेट, थियोलॉजिकल स्टेट। हाउएवर इंडियाज ट्रैजेक्टरी वाज नोटेबली डिफरेंट। हाँ, ये जो हमने आपको फिर बताया कि ये जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के केस में ऐसा कुछ नहीं था। Unlike Western society, India never experienced a centralized, all-encompassing religious institution akin to the church that required a strict institutional separation. इंडिया के केस में जो धर्म है वो हावी नहीं होता था किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। इंडिया के केस में प्रिंसिपल डिस्टेंस रहती थी, प्रिंसिपल डिस्टेंस किसके बीच, रिलीजन और स्टेट के बीच या मोनार्की के बीच। तो रिलीजन बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करता था स्टेट को इन केस ऑफ इंडिया, तो इसलिए उससे बहुत ज़्यादा भयभीत होने की भी ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। इसीलिए इंडिया में जो सेकुलरिज्म आपको देखने को मिलता है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। तो सरकार यहाँ पर धर्म को पॉजिटिव नज़रिए से देखती है। मीन्स इक्विक्लोज प्रिंसिपल, सरकार सभी धर्मों मीन्स ऑल रिलीजन को बराबर नजरों से देखती है। तो इसीलिए इंडिया को सेकुलर सोसाइटी कहा जाता है। यहाँ पर ऊंच नीच वाली बात नहीं है किसी भी धर्म में, सरकार सभी धर्मों को बराबर नजरिए से देखती है और संरक्षित करती है। तो इंडियन सेकुलरिज्म में आपको क्या दिखेगा, प्रिंसिपल डिस्टेंस दिखेगा। अगर डिस्टेंस है भी तो प्रिंसिपल्ड है, मीन्स क्लोजनेस भी है और डिस्टेंस भी है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो वो प्रिंसिपल्ड है। फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, देखिए ऑल रिलीजन्स रादर देन एन एब्सोल्यूट सेपरेशन। एब्सोल्यूट सेपरेशन का मीनिंग क्या है, जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में स्टेट में रिलीजन की दखलंदाजी बिल्कुल स्वीकार है ही नहीं, लेकिन इंडिया के केस में क्या है, स्टेट और रिलीजन साथ साथ भी चलते हैं। मीन्स स्टेट रिलीजन को निगेटिव सेंस में नहीं देखता, स्टेट रिलीजन की मदद भी कर देता है, आल्दो रिलीजन स्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता। इन केस ऑफ इंडिया allowing for engagement with various faiths while theologically ensuring equal respect and non-discrimination। ये बात मैंने आपको बता दी। इंडिया के केस में अगर उर्स का मेला लग रहा है तो फिर कावड़ मेला भी लगेगा। Now in modern society, no role is relegated to religion
for state or political affairs and no more their rule is legitimized by divine theory। तो अगर ये चीज आपको दिख रही है कि आपका रूल अब डिवाइन थ्योरी में से गाइड नहीं हो रहा है, मीन्स अब भगवान की मर्जी नहीं है, रूलर अगर चुन के आया है तो किसकी मर्जी है? जनता की। अब जनता के वोट की ताकत है और जनता की मर्जी है, तो आप समझ जाइए कि आपकी पॉलिटिक्स में रिलीजन का बोलबाला नहीं रहा, पॉलिटिक्स में रिलीजन का इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहा, तो फिर आपकी जो सोसाइटी बन रही है वो कैसी है? सेकुलर सोसाइटी। तो ये तो बात रही पॉलिटिक्स में रिलीजन का इन्फ्लुएंस। अब देखते हैं इकोनॉमी में रिलीजन का इन्फ्लुएंस क्या था। अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकुलराइजेशन। तो सेकुलराइजेशन में पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस हमने क्या किस में पढ़ लिया? सेकुलरिज्म टॉपिक में। अब फिर से आते हैं सेकुलराइजेशन प्रोसेस पर और इकोनॉमी में देखेंगे। इन प्री मॉडर्न सोसाइटी रिलीजन हैज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डायमेंशन। एग्जाम्पल, इन हिंदुइज्म इकोनॉमिक रूल्स वर ड्राइव फ्रॉम कास्ट। तो अगर इकोनॉमिक रोल इंडिया में थे तो वो किसके बेसिस पर थे? कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। और कास्ट किससे ड्राइव होती है? रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से। कास्ट कहाँ लिखी हुई है? रिलीजन में। तो डिवीजन ऑफ लेबर इंडिया में था तो किससे गाइड हो रहा था? रिलीजन से। तो जो आपकी इकोनॉमी है वो किससे गाइड हो रही है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? इकोनॉमी। तो डिवीजन ऑफ लेबर किससे गाइड हो रहा है? इनडायरेक्टली रिलीजन से। तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम भी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किससे गाइड हो रहा है? रिलीजन से। तो मीन्स प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको सेकुलराइजेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर किससे गाइड हो रहा है? मेरिटोक्रेसी से। इसलिए यहां पर रिलीजन का अब बोलबाला नहीं है किसमें? इकोनॉमी में। बट इन मॉडर्न एरिना नो सच एस्क्रिप्टिव रूल, मीन्स बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी अब नहीं है। बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी के आधार पर किसी को काम नहीं मिल रहा है। अब जो आइडेंटिटी है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है। अचीवमेंट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है? आपके पास डिग्री क्या है, उसके आधार पर आपको काम मिलेगा। आपके पास स्किल्स क्या है, उसके आधार पर आपको काम मिलेगा। और मेरिटोक्रेसी के आधार पर काम मिलेगा। तो अगर सोसाइटी में ये सब दिखने लगे आपको इकोनॉमी में, तो आप समझ जाइए कि सोसाइटी में क्या देखने को मिल रहा है? सेकुलराइजेशन। अब एजुकेशन में देखते हैं कैसे सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस देखने को मिल रही है। इन प्री मॉडर्न एरा एजुकेशनल कंटेंट वाज लार्जली रिलीजियस। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले जो भी एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा था वो सब रिलीजियस वैल्यूज ही पढ़ाई जाती थी। भगवान के बारे में वहां लिखा जाता था, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ही पढ़ाए जाते थे। लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात करें, गुरुकुल इन इंडिया, बट नाउ रिलीजन इज कंप्लीटली absent। इसका एडजेक्टिव देखिए, कंप्लीटली absent फ्रॉम एजुकेशनल एरिना इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स रिलीजन इज लूजिंग इट्स रिलीवेंस। तो आपके यहाँ अगर धार्मिक किताबें स्कूलों में नहीं चल रही हैं, मॉडर्न किताबें चल रही हैं, साइंस बेस्ड किताबें चल रही हैं, तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी में सेकुलराइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। लॉज क्या है? लीगल सिस्टम पर देखते हैं रिलीजन का क्या इन्फ्लुएंस है या सेकुलराइजेशन का क्या इन्फ्लुएंस है। इन प्री मॉडर्न टाइम्स लॉज वर बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी में मनुस्मृति। तो बट इन मॉडर्न टाइम बेस्ड ऑन रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। आज की सोसाइटी में आपको लॉ किसके आधार पर मिल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। और पहले क्या था? रिलीजियस वैल्यूज या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के आधार पर सभी लॉज थे। आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, डांस, ड्रामा। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप क्या देखेंगे? स्कल्पचर, डांस और ड्रामा। आप इनको भी अगर नोटिस करेंगे, इनमें भी चेंज नोटिस कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सोसाइटी में सेकुलराइजेशन है या नहीं है। इन प्री मॉडर्न सोसाइटी थीम्स वर बेस्ड ऑन मैथोलॉजी और रिलीजन। तो पहले जो भी थीम होती थी स्कल्पचर, डांस और ड्रामा की, वो मैथोलॉजी या रिलीजन पर ही प्रिमाइस होती थी। इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा? आप कोई भी केव देखिए इंडिया में, बुद्धिस्ट केव देखिए, वहाँ पे भी आपको रिलीजन ही मिलेगा, मैथोलॉजी ही मिलेगी। जातक टेल्स देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको रिलीजन ही मिलेगा। अजंता एलोरा केव्स देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको रिलीजियस वैल्यूज या रिलीजन की ही बातें देखने को मिलेगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। बट इन मॉडर्न टाइम्स सेकुलर थीम्स लाइक लव, लस्ट, रोमांस हैव रिप्लेस्ड रिलीजियस वंस। अब जो आपको स्कल्पचर और डांस ड्रामा दिख रहा है, पॉप म्यूजिक दिख रहा है, या स्कल्पचर में भी आपने बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर दिख रहे हैं जो ह्यूमन की पावर को दिखा रहे हैं। तो इस टाइप की स्कल्पचर, डांस और ड्रामा जहां ह्यूमन को बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया, ना कि गॉड को, तो ऐसी अगर सोसाइटी बन रही है आपकी,
आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इस टाइप का चेंज आ रहा है, तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी में सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस दिख रहा है। इंडिविजुअलिज्म आल्सो डेवलप्ड, मेकिंग पीपल लेस स्ट्रांगली एफिलिएटेड टू कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस सच एज चर्चेस। तो अगर इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है तो क्या रिड्यूस हो रहा होगा? कलेक्टिविज्म। तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है? लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी पर विश्वास उतना नहीं कर रहे हैं, और कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या थी उनकी? पर्टिकुलरली रिलीजियस आइडेंटिटी ही एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती थी। स्टीव ब्रूस सजेस्ट दैट इन मॉडर्न सोसाइटी सेकुलराइजेशन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू राइज इन इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म है, ये एक साइन है किसका? राइज इन सेकुलराइजेशन। As per Steve Bruce, structural differentiation is one of the reason for increasing secularization in modern society. अब देखिए, ये कह रहे हैं काम बट गए, हर एक सोशल स्ट्रक्चर ने अपने पर्टिकुलर काम ले लिए, अब सभी काम रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। इसी को कहा गया स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। एजुकेशन सिस्टम के काम अलग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के काम अलग हैं, और ये कहीं भी कनेक्ट नहीं है किससे? रिलीजन से। और रिलीजन के काम बिल्कुल अलग हो गए। मीन्स रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस था पब्लिक लाइफ पर वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। इसलिए इंपॉर्टेंस, सेंट्रलिटी, रोल, पावर ऑफ चर्च इज डिक्लाइंड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पहले पादरी ही डॉक्टर, टीचर सब कुछ होता था। तो पहले आप पादरी के पास जाइए, वो आपको पढ़ा भी देगा, आपको इलाज भी कर देगा, सब कुछ कर देता था। लेकिन आज क्या है? इलाज के लिए डॉक्टर है, एजुकेशन के लिए टीचर है, कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर है, रिसर्च के लिए साइंटिस्ट है। तो इस फिनोमेना को कहा गया स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। मॉडर्न सोसाइटीज आर सीम टू बी इनकम्पेटेबल विद रिटेंशन ऑफ सेंट्रल रोल ऑफ रिलीजन। तो आज की जो सोसाइटी है वो अब रिलीजन के सेंट्रल रोल पे विश्वास नहीं कर रही हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, और रिलीजन के जो रोल हैं, फंक्शंस हैं, वो भी कम हो गए हैं। अब रिलीजन के बिना लोग जिंदा रह सकते थे। पहले क्या, एजुकेशन सिस्टम चाहिए तो आपको रिलीजन के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, आपको दवाई चाहिए रिलीजन के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे काम रिलीजन से छीन लिए गए हैं, या रिलीजन ने खुद ही अपने बहुत सारे काम ट्रांसफर कर दिए हैं दूसरे सोशल स्ट्रक्चर को, जिसको कहा गया स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। रिलीजियस रिचुअल, सेरेमनी ऑफ लाइफ क्राइसिस, दैट इज बर्थ, प्यूबर्टी, मैरिज, डेथ एटसेट्रा सिचुएशंस हैव बीन आइदर शॉर्टकट और टोटली एलिमिनेटेड। इसका क्या मतलब है? पहले जो भी रिलीजियस सेरेमनीज हुआ करती थी, जिसके एग्जाम्पल ये सब लिखे हैं, उनको बहुत मनाया जाता था लोगों के द्वारा। मीन्स मैरिज है तो जैसा लिखा है धार्मिक किताबों में वैसी ही मैरिज होती थी। अब क्या है, कट शॉर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, ऑन बर्थ नामकरण सेरेमनी होती थी, अब लेकिन उसको शॉर्टकट में कर लिया जाता है। 16 संस्कार शायद किसी के भी नहीं होते हैं। अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, नो सच रिचुअल्स नाउ। अब कोई अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी पर कोई भी रिलीजियस रिचुअल नहीं होता है, जबकि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी पर रिलीजियस रिचुअल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सोशल लाइफ में रिलीजन का इफेक्ट कम होता हुआ दिख रहा है इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और अगर ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाइए आपकी सोसाइटी में सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस दिख रही है। अब मैरिज वन डे अफेयर हो गया। पहले मैरिज काफ़ी दिनों तक चलती थी, रिश्तेदार आते थे। अब तो क्या है, आप होटल में जाइए, मैरिज निपटा के चले आइए, और अब पंडित जी 2 या 3 घंटे में शादियां करा देते हैं। मैरिज इज नॉट मच रिलीजियस एनीमोर। अब मैरिज रिलीजियस नहीं रही तो क्या रहा? क्योंकि कंडक्टेड इन बैंक्वेट्स रादर देन टेम्पल। अब मैरिज भी टेम्पल से एसोसिएटेड नहीं है, बैंक्वेट्स हॉल में होने लगी। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर नॉट सीन एनी मोर इन मैरिजेस। अब मैरिज में भी वही जल्दीबाजी के चक्कर में कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं दिख पा रही। इवन मैरिज में भी आप देख रहे हैं क्या है, रिलीजन का इफेक्ट कम होता हुआ दिख रहा है। डेथ रिचुअल्स में देखिए, नो फ्यूनरल प्रेयर्स। अब कोई प्रेयर वेयर वहाँ पर नहीं करते हम लोग, रादर इलेक्ट्रिक क्रीमेटेरियम। अब तो इलेक्ट्रिक क्रीमेटेरियम है, हैज बीन स्टार्टेड टू यूज। तो अब जो 13वीं है वो कौन से दिन होने लगी है? चौथवें दिन, क्योंकि लोगों को छुट्टियां नहीं है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है, आपको जाना है इंडस्ट्री, आपके पास छुट्टी नहीं है, तो 13वें दिन बनती है। लेकिन अब वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कौन से दिन होने लगी? टाइम की स्कैरसिटी की वजह से चौथे दिन। तो आप समझ रहे, रिलीजन का इफेक्ट आपकी फ्यूनरल में भी दिख रहा है। फेस्टिवल्स नॉट एनी मोर आर रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड एक्टिविटी। अब फेस्टिवल्स को भी जैसा रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है वैसे नहीं मनाया जाता है। जैसे
होली में कलर देखने को मिलेंगे, लिकर देखने को मिलेगा और हुड़दंग भी देखने को मिल जाता है। जबकि हुड़दंग की बातें होली में कहाँ पे नहीं लिखी हैं, रिलीजन में तो नहीं लिखी हैं, लेकिन अपनी सोसाइटी में आपको ये सब देखने को मिलता है। दिवाली में क्रैकर्स, शॉपिंग, ये सब शायद अपने रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं लिखा है। तो आपको दिख रहा है कि रिलीजन का इफेक्ट कम हो गया और किसका इफेक्ट बढ़ गया, कंज्यूमरिज्म मींस कैपिटलिज्म का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है और इन फेस्टिवल्स पर रिलीजन का इफेक्ट कम हो गया है। तो फेस्टिवल्स में भी आपको सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। तो कंज्यूमरिज्म आपको कहाँ से देखने को मिलता है, दिवाली बोनंजा, बिग बिलियन डेज, सेल ऑन फ्लिपकार्ट, तो सब लोग इसी पे खरीदारी करते रहते हैं दिवाली पर। क्रिसमस इन वेस्ट हैव बिकम ए शॉपिंग टाइम। इवन वेस्टर्न सोसाइटी में भी आप क्रिसमस जब आता है तो देखिए शॉपिंग ही शॉपिंग लोग करते हैं और जो क्रिसमस का मीनिंग है उसको लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकुलराइजेशन, उसको एसोसिएट करेंगे किससे, रिलीजियस प्लूरलिज्म और सेकुलराइजेशन को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। अपने सिलेबस में एक टॉपिक है प्लूरलिज्म, तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये प्लूरलिज्म क्या है, रिलीजियस प्लूरलिज्म। इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे जब हम देख रहे होंगे डुअलिज्म, इसको एक बार रिविजिट फिर से किया जाएगा। जब हम डुअलिज्म की फिलॉसफी पढ़ेंगे तब रिलीजियस प्लूरलिज्म पर फिर फोकस करेंगे, लेकिन सेकुलराइजेशन के रिस्पेक्ट में इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ड्यू टू माइग्रेशन इन फ्रांस एंड यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड। अब देखिए माइग्रेशन पर मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो समझ जाइए माइग्रेशन हो रहा है, लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो वो क्या रहा है उसकी वजह से। इन प्री मॉडर्न टाइम सोसाइटी वाज लार्जली रिलीजियसली होमोजीनियस। पहले एक ही रिलीजन के लोग एक साथ रहते थे, मींस लोग प्लूरलिज्म को फॉलो नहीं करते थे क्योंकि एक ही मत मजहब संप्रदाय के लोग एक साथ रहते थे। लेकिन अब तो हो गया माइग्रेशन का कल्चर, तो एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के पास जाते रहते हैं। नाउ देयर इज प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन, तो एक्सक्लूसिविज्म की बातें नहीं है। नो रिलीजन कैन क्लेम टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ वाली बातें भी नहीं है, बिकॉज ऑफ कंपीटिंग ट्रुथ। अब कोई रिलीजन ट्रुथ नहीं बता रहा है क्योंकि हर एक रिलीजन का अपना ट्रुथ है। तो अब जो माइग्रेट होके लोग आ रहे हैं वो आपके ट्रुथ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अपना ट्रुथ साथ में ला रहे हैं। जैसे बीफ ईटिंग मुस्लिम्स में अलाउ है तो उनके लिए ये ट्रुथ हो गया, लेकिन बाय एंड लार्ज हिंदू सोसाइटी में काउ इज सैक्रेड अमॉन्ग हिंदू। तो अगर ऐसा है और रिलीजियस प्लूरलिज्म देखने को मिल रहा है और कंपीटिंग ट्रुथ भी देखने को मिल रहा है, तो आप देखिए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसी सोसाइटी में। तो ऐसी सोसाइटी में आपको क्या है, दिस हैज ड्रिवन अ करंट ऑफ रेशनैलिटी बीइंग द रियल ट्रुथ। अब क्योंकि कंपीटिंग ट्रुथ वाली बात है, किसी को सत्य पता ही नहीं है, हिंदू के लिए सत्य अलग है, मुस्लिम के लिए सत्य अलग है, तो फिर रेशनैलिटी को ही रियल ट्रुथ कहा जा रहा है इस मॉडर्न सोसाइटी में। ना आपकी ना मेरी, रेशनैलिटी ही रियल ट्रुथ है। मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग विद देम सोशल फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी दैट इज कन्फ्लिक्ट। तो ये कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है इस मॉडर्न सोसाइटी में क्योंकि यहाँ पर कंपीटिंग ट्रुथ हैं, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। अब देखिए डीसेक्युलराइजेशन, सैक्रेड हैज नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न सोसाइटी में सैक्रेड का कोई मतलब नहीं है। सैक्रेड का मीनिंग क्या था, रिलीजन, रिलीजियस सिंबल्स। अब उनका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि सैक्रेड रखा हमने किसको कहा है, जो प्रोफेन नहीं है। और सैक्रेड क्या थे, जो रिलीजन में सिंबल्स फॉलो हो रहे थे, रिलीजन में जो चीज़ें यूज हो रही थी उनको सैक्रेड कहा। तो ऐसी चीज़ों का आज की मॉडर्न सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं है। एज सुपरनेचुरल फोर्सेस आर नो लॉन्गर डीम टू कंट्रोल द वर्ल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन इन द सोसाइटी। तो अब कोई फियर वाली बातें नहीं है क्योंकि मल्टीपल रिलीजन है सोसाइटी में, तो अब एक कोई रिलीजन या एक कोई गॉड कंट्रोल नहीं कर रहा किसी सोसाइटी को। इंक्रीजिंग सेक्ट्स एंड कल्ट्स, तो इसका एक एग्जांपल क्या है, सेक्ट्स का एग्जांपल देखिए, शिया एंड सुन्नी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, सेवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स, ये सेक्ट्स के एग्जांपल हैं। कल्ट के एग्जांपल क्या हैं, ओशो कल्ट, सदगुरु का कल्ट। अगर हम कल्ट की बात करें मॉडर्न सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, तो बाबा बागेश्वर का कल्ट। तो ये सब कल्ट फिगर हैं। विल्सन आर्ग्यूज दैट इट इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ सेकुलराइजेशन। अगर ऐसी सेक्ट और कल्ट बढ़ रहे हैं तो इससे भी पता लग रहा है कि सेकुलराइजेशन है आपकी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी हो गई है रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी, बहुत सारे रिलीजन एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब कोई
एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात नहीं है, सबके कंपीटिंग ट्रुथ हैं, सब अपने ट्रुथ को एक साथ ले रहे हैं और सोसाइटी भी टॉलरेंस दिखा रही है। तो फिर आपको सेक्ट और कल्ट का राइज दिखेगा। मींस लिबरल सोसाइटी हो गई है, इस वजह से आपको सेक्ट और कल्ट का राइज दिख जाएगा। इसका एक अपोजिट मीनिंग भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। विल्सन आर्ग्यूज दैट इट इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ सेकुलराइजेशन। दूसरा मीनिंग क्या है? सेक्ट्स एंड कल्ट्स हैव बीन इमर्ज्ड एज लास्ट रिफ्यूज फॉर रिलीजियस माइंडेड पीपल इन ए लार्जली सेकुलराइज्ड सोसाइटी फॉर देयर रिलीजियस क्वेस्ट। अब देखिए, आप हैं रिलीजन में विश्वास करने वाले, लेकिन सोसाइटी एट लार्ज अब रिलीजन पर भरोसा नहीं कर रही। अब आपका जो रिलीजन था वो आपको पब्लिक लाइफ में नहीं दिख रहा और आप तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस वैल्यूज रखते हैं। तो आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे, कोई बाबा ढूंढेंगे, कोई सेक्ट ढूंढेंगे, कोई कल्ट ढूंढेंगे और उसके पास अपनी रिलीजियस क्वेस्ट को बुझाएंगे। तो इसलिए जैसे जैसे सेकुलराइजेशन बढ़ेगा और जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं वो सेक्ट और कल्ट के ग्रोथ में क्या करेंगे? मदद करेंगे इन दिस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसीलिए सेकुलराइजेशन के साथ साथ आपको सेक्ट एंड कल्ट का राइज भी दिखेगा। तो इसके दो मीनिंग हैं, एक तो सोसाइटी लिबरल हो चुकी है, रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी है, माइग्रेशन हो रहा है, कंपीटिंग ट्रुथ हैं, इस वजह से आपको बहुत सारे सेक्ट्स और कल्ट्स दिखेंगे। मीन्स लीडर अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपगेट कर सकता है ऐसी सोसाइटी में। दूसरा क्या है? लोग भी किसी ना किसी आइडेंटिटी को सर्च कर रहे हैं, एक एंकर की तरीके से रिलीजन को देखते हैं, वो भी किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अब पब्लिक लाइफ में रिलीजन का इफेक्ट कम हो रहा है, रिलीजन की ताकत कम हो रही है, लेकिन कुछ लोग तो रिलीजन में भरोसा करते हैं, इसलिए कुछ बाबाओं पर वो लोग भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके दो मीनिंग मैंने आपको बता दिए। और कोई तो है नहीं जिससे धर्म पर बात की जाए, क्योंकि अब आपका पड़ोसी तो हो गया इंडिविजुअलिस्टिक, वो तो इंडिविजुअलिज्म फॉलो कर रहा है, वो कलेक्टिविज्म पर भरोसा नहीं करता। तो आप किससे बात करेंगे धर्म की? धर्म की बात करने के लिए फिर कल्ट फिगर हैं, आप जाइए सेमिनार लीजिए, बात करिए। तो जो भी आज के कल्ट फिगर हैं, जैसे आपने देखा बाबा बागेश्वर, सदगुरु, तो इनके यहाँ आपको दरबार लगता हुआ दिखेगा। उन दरबार में लोग अपनी रिलीजियस क्वेस्ट को बुझाते हैं। बात की जाए सेकुलर सोसाइटी में, तो फिर एक गुरु को ही क्यों ना पकड़ा जाए और इस पर ज्ञान लिया जाए। ये बात है जिस वजह से इंक्रीजिंग सेक्ट्स एंड कल्ट्स आपको दिखेंगे किसमें? सेकुलर सोसाइटी में। स्टीव ब्रूस, schisms in stabilized religion and increasing social and cultural diversity exposed more people to diverse religious views, undermining the pervasiveness and persuasiveness of single religion। ये भी मैंने आपको पहले बताया। पहले क्या था? एक ही रिलीजन का बोलबाला था, लेकिन माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे बिलीफ के लोग आए। अब जब आपका बिलीफ कुछ है, मेरा बिलीफ कुछ है, हम लोगों ने एक साथ इंटरेक्ट किया, मुझे आपका बिलीफ अच्छा लगा, मैंने अपना बिलीफ छोड़ दिया और आपका बिलीफ पकड़ लिया। ऐसे ही लोगों ने इंटरेक्ट जब किया तो एक दूसरे के बिलीफ पर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से आपको क्या है? इंक्रीजिंग सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दिख जाएगी और सिंगल रिलीजन का बोलबाला कम हो जाएगा। मीन्स जो बड़े बड़े रिलीजन थे वो उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, और जब बड़े रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होगा तो लोग किसके पास जाएंगे? सेक्ट्स और कल्ट्स के पास। मीन्स इन रिलीजन्स के जो फॉलोअर हैं वो किसके पास फिर भागेंगे? वो किसी बाबा के पास जाएंगे और किसी सेक्ट के पास जाएंगे। अकॉर्डिंग टू पीटर बर्जर, रिलीजियस प्लूरलिज्म इज अ साइन ऑफ सेकुलराइजेशन। तो ये भी एक साइन है किसका? सेकुलराइजेशन का। ब्रायन विल्सन आर्ग्यूज दैट प्लूरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी मेक्स रिलीजन अ पर्सनल अफेयर विच लेड टू सेकुलराइजेशन। तो वही हुआ कि रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी थी और इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा था, इस वजह से कल्ट और सेक्ट राइज कर रहे थे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या है? मॉडर्न सोसाइटी होगी, ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फ्रैगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल यूनियन होगा, ओपन सोसाइटी अलाउइंग अपोजिशन टू पेरेंट रिलीजन। तो रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी के कुछ एग्जाम्पल ये हैं। राइज ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट है, मोर देन वन रिलीजन इन सोसाइटी, मीन्स एक कोई डोमिनेंट रिलीजन नहीं होगा। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है? काउंटर आइडियोलॉजी टू एक्सक्लूसिविज्म। एक्सक्लूसिविज्म नहीं देखने को मिलता है। नो क्लेम ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रुथ बाय अ सिंगल रिलीजन। तो अब सिंगल रिलीजन कोई ट्रुथ वाली बातें नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कंपीटिंग ट्रुथ। कंपीटिंग ट्रुथ देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे
रिलीजन को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कंपीटिंग ट्रुथ वाली बात है। तो बात किसकी नहीं है? जो सिंगल रिलीजन एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करता है वो इस सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा। रिलीजन अ पर्सनल अफेयर ड्यू टू राइजिंग इंडिविजुअलिज्म, तो लोग रिलीजन को पर्सनल अफेयर में ले गए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फर्टिलिटी ऑफ आइडियाज, म्यूचुअल टॉलरेंस, अकोमोडेटेड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हिंदुइज्म में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिविज्म, भक्तिज्म, वेदांतिक फिलॉसफी एट्सेट्रा। तो देखिए ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके हैं? रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी के। अगर कोई सोसाइटी रिलीजियसली प्लूरल है तो आप समझ जाइए उस सोसाइटी में आपको सेकुलराइजेशन देखने को मिल रहा है। तो आज हमने टॉपिक किया कंप्लीट सेकुलराइजेशन इन वेस्टर्न सोसाइटी, पर्टिकुलरली फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कल हम डिस्कस करेंगे सेकुलराइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। ये जो टॉपिक है वो पेपर 2 का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको यहीं पर कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले आप इसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।